डॉक्टर साहब, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, कई प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न रह गए थे। आज इस चर्चा में, चूंकि सत्र का अब हम समापन ही करने वाले हैं, सबसे पहले जो मौजूदा चुनौतियां थी, हम चूंकि साउथ हरियाणा में बैठे हैं, लेकिन हम शाइनिंग हरियाणा की बात कर रहे हैं। और मंत्री होने के नाते आपको सिर्फ साउथ या नॉर्थ नहीं देखना, आपको पूरा हरियाणा देखना है। हरियाणा के बाहर से भी बहुत सारी चीजें लेकर आनी है। अपने डिपार्टमेंट से आप किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं? समाज भी है, सहकारिता भी है, उसके साथ बहुत सारी और चीजें जिसको ऐड ऑन करने का आपका खुद का प्लान था। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने ये शाइनिंग साउथ हरियाणा कनक्लेव 2022 का जो आयोजन किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है वो वास्तव में ही अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शाइनिंग कर रहा है, तो आपने इसको दिखाने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से आपने सहकारिता विभाग के बारे में बात की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से बार बार कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, और आत्मनिर्भर भारत का जो रास्ता है वो कॉर्पोरेशन विभाग से ही निकलता है जी। जो हमारा कॉर्पोरेशन विभाग है वो किसानों से, मजदूरों से और ग्रामीण से जुड़ा हुआ विभाग है। और जहाँ तक अभी रोजगार की बात चल रही थी, कोई भी सरकार रोजगार पूरी तरह दे नहीं सकती, लेकिन जो आत्मनिर्भर बनने के लिए जो रोजगार, स्वयं के जो रोजगार हैं वो हम पैदा करें ताकि अपना जीविका आदमी कमा सके। और उसी दिशा में हमारा कॉर्पोरेशन विभाग है। चाहे वो किसान को लोन देने की बात हो, चाहे डेयरी डिपार्टमेंट हमारा, उसके तहत भैंस है, गाय है, बकरी है, इनके लिए लोन देने की बात हो, या किसी को छोटा मोटा रोज़गार शुरू करना है, अपना व्यवसाय शुरू करना, उसके लिए लोन देना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जैसे हमारे महिलाएं हैं जी, इनको आगे बढ़ाने का जैसे काम हो। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारा बहुत बड़ा एक ग्रुप है, और जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल भी बात कर रहे थे मन की बात में, तो महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए हमारा जो डेयरी विभाग है वो सबसे बड़ा काम कर सकता है इसमें। क्योंकि जो गांव में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो अपना खेत में काम करती हैं, पशु पालती हैं, और पशु पाल के अपना दूध जैसे बेच करके अपनी रोजी का कमा सकते हैं और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक ट्रैक है जिसके जरिए हम सेल्फ मतलब डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और हमारा जो सहकारिता विभाग है, तो किसानों से, जैसे हमारी शुगर मिल्स हैं जी, और ये उधर की तरफ हमारे यहाँ तो गन्ना नहीं होता, लेकिन नॉर्थ के साइड में और सेंट्रल हरियाणा के अंदर गन्ना काफ़ी होता है। और उस गन्ने की जो पहले, आज हमारी सरकार से पहले आप सुनते होंगे कि लोग, किसान धरने बैठते थे, हमारे पेमेंट नहीं हो रही, किसान को गन्ने की पेमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले हमारी जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद मेरे ख्याल से आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसान कहीं धरने पे बैठे होंगे हमारी गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है। और उनको किसान तो बहुत लंबे समय से धरने पर बैठे। हमारे यहाँ नहीं है, बताओ कि आपने कहाँ सुना? उससे पहले बैठते थे, अब तो कोई पेमेंट हमारे बाकी है नहीं। पिछले दिनों फिर से प्रदर्शन हो रहे थे किसानों के उन्हीं मुद्दों को लेकर। आप गन्ना और उसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अभी पिछले दिनों ही प्रदर्शन हुआ अलग, वो अलग इशू। मैं शुगर मिल की बात कर रहा हूँ, वो अलग इशू थे। उन्होंने गन्ने का मुद्दा भी वहाँ पे उठाया। नहीं, वो यूपी के अंदर होगा, हमारे हरियाणा में। आपके हरियाणा में? हरियाणा में दो हमारी एक शुगर मिल है, प्राइवेट शुगर मिल है, उसका मुद्दा था। हमारी जो कॉर्पोरेशन की जो मिल है उनमें किसी भी किसान का कोई बकाया अब नहीं है, मुद्दा नहीं है। ठीक है। अब चूंकि जब आपने साउथ हरियाणा का जिक्र किया कि हाँ अब ये वाकई शाइन करने लगा है, जब हरियाणा स्टेट की बात होती है तो कई स्टेट से तुलना की जाती है कि वहां पर उस तरह की दिक्कतें नहीं है जो कि आमतौर पर कुछ बीमारू राज्यों में थी। लेकिन उसी हरियाणा में जब साउथ हरियाणा की बात होती है तो वो बीमारू के तौर पर देखा जाता था। ये जो था, ये अपने आप में एक चुनौती थी। उसमें पानी भी मुद्दा है, उसमें भौगोलिक परिस्थितियां भी मुद्दा है, बहुत सारी चीजें हुई। आपने जब डेयरी का जिक्र किया, आपने जब मत्स्य भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, मछली पालन भी हम जोड़ सकते हैं इसमें,
इस पर आप लोगों ने क्या प्लान किया हो जो एग्जीक्यूट भी कर दिया हो, जो धरातल पर भी आया हो? वहां पर डेयरी से जब आप कनेक्ट करते हैं तो मुझे गुजरात का उदाहरण याद आता है। वहां पर भी बहुत सारी छोटे छोटे समूहों ने, महिलाओं के, उन लोगों ने डेयरी से जुड़कर एक अपने आप में बड़ा सेट तैयार कर दिया। मत्स्य पालन, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस पर फोकस किया गया और उसका ना सिर्फ पानी के साथ, संरक्षण के साथ, बल्कि लोगों को एक रोजगार भी मिला। वो एक जीविकापार्जन का एक अलग तरीका बन गया। क्या हरियाणा में और खासतौर से साउथ हरियाणा में इन चीजों पर कभी फोकस किया? देखो, जो अभी आप डेयरी की बात कर रहे थे, तो हमारे फिलहाल 6 मिल्क प्लांट हमारे हरियाणा में चल रहे हैं। तो उनकी जो एडवांसमेंट है, उनकी नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और साउथ हरियाणा में भी एक 5 लाख लीटर का मिल्क प्लांट हम प्रपोज किया हुआ है और जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। और मछली पालन की जहाँ तक बात है, सरकार इसमें सब्सिडी देती है और इसको बहुत आगे ले जाने के लिए इसमें सब्सिडी के तहत और इस मछली पालन को और भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हमारे जो किसान हैं वो अपनी आय बढ़ा सकें। और मैं इसमें दोनों चीज जानना चाहूंगा। एक होता है कि सरकार कोई व्यवस्था देती है और लोग व्यवस्था लेने जाते हैं। क्या समाज को, किसानों को ही नहीं, मैं पूरे समाज की बात करता हूं, पढ़ा लिखा जो युवा है, ऐसा नहीं है कि वो मत्स्य पालन नहीं कर सकता, वो बिजनेस के तौर पर उसको कर सकता है। बहुत जगहों पे लोग करते हैं। भ्रांति जरूर फैल गई है कि अच्छा हम पढ़ लिख के मछली पालेंगे, भेड़ पालेंगे। रोजगार के तौर पर क्या वो हो भी रहा है? आपको लगता है कि हरियाणा में कम से कम शुरुआत उसकी हो गई है? इसकी शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। वो बात ठीक है कि इतना लेवल पे नहीं गया है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत है। और ये जब लोगों को, जैसे आप कह रहे हो कि पढ़े लिखे युवाओं को जब इसके बारे में पता लगेगा, और आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ और ये पता लग जाता है, तो जब लोगों को पता लगेगा, पढ़े लिखे लोगों को, और ये मछली पालन कोई छोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और जब लोग इसके अंदर घुसेंगे, तो जब उनका पूरी ज्ञान होगा, तो निश्चित तौर पर इसको आगे बढ़ेंगे। और सरकार अभी तक शायद उतना नहीं हो पाया। अभी शुरुआत है और आगे इसका और आगे वो एक्सपेंशन होने जा रहा है। किसानों का आपने जिक्र किया कि लोन की सुविधा, जब लोन का जिक्र आता है, किसान का आता है, तो कहा जाता है कि लोन दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद किसान की जो लागत है वही नहीं निकल पाती। वो न लोन चुका पाएगा, न वो, वहां पर सरकार अपने हाथ खींच लेती है। कितना इसमें आपको लगा कि हाँ वाकई आप लोगों ने समर्थन दिया और किसान ने उस समर्थन को लिया और वापस भी किया ईमानदारी से कि हाँ भाई हमें सरकार ने दिया, अब हमारी बारी है वापस लौटाने की? वो दो तरफा चेन चल रही है। देखो, ये बात ठीक है कि पिछली सरकारों में जिस तरह से किसानों की एक आदत सी पड़ी हुई थी कि भाई सरकारें लोन माफ कर देंगी, इसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की जब से सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी कहता है कि भाई फ्री का कोई सिस्टम नहीं है, अगर लोन वापस चुकाओगे तो आगे और मिलेगा। उसके लिए हमने किसानों को मदद के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम भी शुरू की है कई बार, और अभी भी हमारी स्कीम चल रही है। जो किसान डिफाल्टर हो गया और उसको ब्याज है, उसकी पेनल्टी है, वो हम माफ कर देते हैं और वो अपना मूल भर सकता है, ताकि किसान जो डिफाल्टर हो रहे हैं वो अपने रेगुलर स्ट्रीम में आएँ और वो अपना लोन आगे ले सकते हैं। तो हम इस तरह का वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला करके किसानों को मदद कर रहे हैं। इसी तरह जो लोन की, नए लोन के लिए मनाही नहीं है, लेकिन लोगों को अब ये सरकार की तरफ से भी हम बार बार कहते हैं कि भाई ये आदत डालो कि अगर लोन दिया है सरकार का तो उसको वापस करें, ताकि आगे बिजनेस बढ़ सके। अगर इस तरह से लेके लोन बैठ जाएंगे तो सरकार पैसे कहाँ से लेके आएगी? तो इस तरह का हम लोगों के बीच में, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि दो तरफा चेन होनी चाहिए। अगर आप उस चेन को बरकरार रखेंगे तो बेहतर होगा। यहां पर जब आप जिक्र कर रहे हैं कि छोटे उद्योग, उनको बढ़ावा देना, वो चाहे डेयरी की बात कर लें या कुछ और भी सहकारिता से जुड़े तमाम तरह की चीजें हैं, हरियाणा में क्या ऐसा अलग है जो दूसरे राज्यों में नहीं है, जो आपने शुरू किया हो, डॉक्टर बनवारी लाल ने शुरू किया हो? देखो, अभी तो जैसे मान लो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सर्विसेज हैं, जब भी हमारी हरियाणा सरकार की सेवाएं हैं, इनको सभी को ऑनलाइन किया है। और जो एक सरलीकरण किया है कि भाई एक पेचीदा जो प्रोसेस था, कोई भी स्कीम हो उसको हासिल करने के लिए, उनको काफ़ी सरल किया है। ऑनलाइन उनको करने के बाद आपके घर बैठे आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो एक तो ये काफ़ी उसमें सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और सरकार की तरफ से भी अधिकारियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ मैक्सिमम लोगों को पहुंचे, और उसके लिए जो भी सरलीकरण, जो भी आप ईज ऑफ डूइंग जो है हमारा, उसको हम अपना रहे हैं। और एक ही छत के नीचे
जो हमारे उद्योग हैं उनको एक ही छत के नीचे उनको जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज वो पूरी की जाए ताकि लोगों को इधर उधर ना घूमना पड़े। राजनीतिक तौर पर फिर इस बात का जिक्र क्यों नहीं हो पाता है? क्या सिर्फ राजनीति की वजह से? क्योंकि लगातार जब भी इन मुद्दों पर हम जिक्र करते हैं किसी और दल से तो कहते हैं कि बर्बादी की तरफ अग्रसर कर दिया है। कोरोना ने तो किया ही, सरकार की व्यवस्था ने भी कर दिया। ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या इसमें कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई? देखो, ये सब राजनीतिक ही आरोप है और कोरोना तो पूरे विश्व में हुआ है, कोई हरियाणा में नहीं हुआ और वो कोई किसी के बस की बात नहीं है और उसके अंदर डेफिनेटली नुकसान हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि इतना मतलब बड़ी महामारी देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर आई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो अच्छी सोच की वजह से जिस तरह से हमने लोगों को दवाइयाँ भी दी कोविड के टाइम में, ऑक्सीजन की सप्लाई भी की और आपका बेड्स के और अदर इक्विपमेंट्स वगैरह भी दिए और खाने का जो गरीब कल्याण योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 80 करोड़ लोगों को खाने की जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, ये सब चीज़ें मतलब देश के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक स्कीम थी और हर तरह से आज भी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री चाइल्ड केयर जो स्कीम है जी, उसके तहत उन बच्चों को जिनके कोविड के अंदर दोनों माँ बाप चले गए, उन लोगों के लिए शिक्षा के लिए, उनके आगे पढ़ने के लिए लोन की सुविधा और उनके जो मतलब सब तरह की देखभाल करने के लिए हमारे जो केयर सेंटर हैं, बच्चों के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर भेज करके उनको आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान प्रधानमंत्री जो हमारी योजना है उसके तहत भी 5 लाख का जो बीमा का वो भी सुविधा दी है। तो इस तरह से हर मतलब आदमी के बारे में सोचना, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि वो देश के नागरिक की जो भी समस्या है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कुछ सवाल जरा और भी हो जाएं जो हमारे तमाम दर्शक यहाँ पर बैठे हैं। उसके पहले एक सवाल और मेरा इसी से मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। एमएसएमईज को आपने कितना कनेक्ट किया अपने डिपार्टमेंट से? क्योंकि सेंट्रल स्तर पर उसको लेकर काफी प्लानिंग थी, एक बड़ा फंड है, बड़ी चीजें हैं। कोरोना में हमें चैलेंजेस देखने को मिले और फिर यही कहा गया कि हमें फिर से जमीन से ही उठना होगा एक तरीके से। बड़े उद्योग तो उद्योग, लेकिन छोटे जो थे, एमएसएमई को आपने अपने सेक्टर से देखो, कितना जोड़ा? एमएसएमई का जो भी हमारे अभी आपने ये जो हरित जो स्टोर हमने खोले हैं अभी प्रदेश के अंदर, इनके अंदर भी हमने जो एमएसएमईज के प्रोडक्ट हैं उनको जगह दी गई है कि एक परसेंटेज फिक्स की है कि इतने परसेंटेज हम एमएसएमईज के प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरह और दूसरे भी हमारे जो विभाग हैं उनके अंदर भी हमने एमएसएमईज को बढ़ावा दिया है ताकि जो हमारा जो छोटे उद्योग हैं वो आगे फल फूल सके। ठीक है, ममता कोई सवाल? मैं दिलीप माटा पार्षद हूँ नगर परिषद के अंदर, 3 बार मैं लगातार जीता हूँ जी। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है ये नगर परिषद के बारे में ही। बीजेपी ने 28 पार्षदों को टिकट दी थी जो कि ओनली 7 जीत के आए थे और जो हमारे नगर परिषद जो चेयरमैन मैडम है बहुत बढ़िया और अच्छे थे और शराफत के अंदर वो जो जीते हैं 28 में से 7 ओनली वो, लेकिन चेयरमैन मैडम इसलिए जीती थी जो उनकी शराफत थी, शराफत की वजह से जीते थे। मैं जनाब ये कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय जी बैठे हैं, एक तो जनाब आपकी सरकार से हमें ग्रांट नहीं आती, नंबर 2 हमारी स्टैंप ड्यूटी के 24 करोड़ रुपए डीसी साहब के बाद हमने प्रस्ताव पास करके चेयरमैन मैडम समेत सारे पार्षद 31 के 31 हम गए जनाब। डीसी साहब ने हमें 3 दिन का दिया कि आपके पैसे हैं हम आपको देते हैं। जनाबे वाली, या तो ग्रांट वहां से आए जो शहर का काम हो, सड़कें टूटी पड़ी हैं, मैडम का क्या कसूर है इसमें? प्रधान पार्षद रोते, पब्लिक रोती है पार्षदों को, हम चुने हुए पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आप भी पब्लिक के नुमाइंदे हो। जनाब ये 24 करोड़ रुपए हमें दिलाया जाए। यानी आप ग्रांट चाहते हैं या फिर वो अमाउंट चाहते हैं? डॉक्टर साहब ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अभी नहीं, आपकी रिक्वेस्ट पर वो जवाब दे रहे हैं। अभी आपने 2 इश्यू उठाए हैं। एक तो आपने ग्रांट का इश्यू उठाया है,
दूसरा आपने जो आपका कोई पैसा शर्म उसका वो पैसा 24 करोड़ रुपए जो डीसी साहब के पास आप बता रहे हो, तो उसके लिए हम डीसी साहब से बात करेंगे और उसको हम जल्दी रिलीज करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए भाई, बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया कि जल्दी वो प्रयास करेंगे। और दूसरी बात ग्रांट की, मेरे ख्याल से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में ग्रांट की या पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास में कभी भी उन्होंने हाथ नहीं खींचा, विकास के लिए कभी वो मना नहीं करते। आप पहली बार मैंने आपसे सुना कि भाई अगर कोई शिकायत हो तो आपके वो भी संज्ञान दूर में आ करेंगे। गया हमारे माध्यम से। हाँ ममता। First of all, I would like to say good afternoon to everyone present over here. I am a student of Jan Public School of 10th A1 class. I am Chehek. I would like to ask that there are not sufficient colleges in here that the students are talented students of our state are going to another state for taking their further education. So, can you please put some thoughts regarding this? डॉक्टर साहब, कॉलेजेस की चिंता बच्ची को अभी से है। ये क्या है कि अच्छे कॉलेजेस नहीं है। अभी ये जो मैटर है मेरे सामने पहले ही आ चुका है, जो ये बात कर रहे हैं, और ये जैन पब्लिक स्कूल वालों ने इसका उठाया है कि भाई हम एक संस्था हमारी और एक प्राइवेट कॉलेज हम बनाना चाहते हैं और हमारे पास ज़मीन भी है, तो उसके लिए मैंने इनसे कहा कि मैं जो भी होगा वो पैरवी करेंगे और आपको कॉलेज बनवाएंगे। सिर्फ यही नहीं, मैं चाहता हूं कि जो पीड़ा अगर यहाँ की है या उस बच्ची को लगता है वो शायद हरियाणा के कुछ और हिस्सों में हो सकता है। और सरकार लगातार मेडिकल कॉलेजेस तमाम और कॉलेजेस की बात कर रही है। हमारी सरकार, आपको भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिस्टेंस रखा कि 15 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी बच्ची हमारी ना जाए और 15 किलोमीटर के अंदर ही कॉलेज लड़कियों का होना चाहिए। और इस सिद्धांत पर काफ़ी कॉलेज हमारी सरकार ने खोले भी हैं। जैसे हम बात करें बावल विधानसभा क्षेत्र की, तो बावल विधानसभा क्षेत्र में एक हमने पाली में कॉलेज बनाया, महिला कॉलेज, और एक बावल में महिला कॉलेज बन रहा है। पाली वाला तो बन के तैयार हो गया, लेकिन जो बावल वाला उसकी क्लासें चल रही हैं, लेकिन बिल्डिंग अभी बन रही है। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कॉलेज बनाए भी हैं। और एजुकेशन देखो विकास की पहली सीढ़ी है और एजुकेशन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के जरिए ही रोज़गार पैदा होगा। अगर हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन लेंगे, तो हमारा जो रोज़गार, जो बेरोज़गारी का जो है वो कम होगा। अभी हमारे यहाँ बाउल के अंदर ही हमने पॉलिटेक्निकल कम मल्टी स्किल सेंटर जो धामलावास में, जो पहले सरकार ने 1995 में उसकी नींव रखी थी, लेकिन वो भूल भाल गए थे, तो अब हमने उसका 2015। लेकिन डॉक्टर साहब, ये नहीं लगता है कि थोड़ा तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से यहाँ कॉलेज बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं नहीं, मैं ही बनाऊंगा हरियाणा में जो बनाऊंगा। नहीं, हमने तो बना दिया, उद्घाटन भी कर दिया उसका। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस टाइम घोषणा हुई थी, और 2018 में तो हम उद्घाटन कर चुके हैं उसका, मैं तो बता रहा हूँ आपको। और इसी तरह हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज था बावल का, वो भी 1995 में नींव रखी गई थी उस टाइम की सरकार की, और उसको भी हमने 2015 माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद वहाँ क्लासेस शुरू करवाई। अब वहाँ बिल्डिंग कॉलेज की, हॉस्टल, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल, और अभी एक बढ़िया लाइब्रेरी बन रही है, ऑडिटोरियम बन रहा है। और वहाँ पहले बीएससी शुरू करवाई थी हमने 2015 में, आज वहाँ एमएससी और पीएचडी की क्लासें लग रही हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो हमारे कोई और सवाल है? मंत्री जी सादर आभार। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत माता को सबसे आगे लेकर चलते हैं, और मैं ये मानता हूँ एक माता के लिए कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाता। तो ऐसा क्यों होता है कि आज हम अपने विद्यार्थियों से मिलते हैं या यंग जनरेशन से मिलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आज एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन है, आरक्षण है? ऐसा क्यों, और ये कब खत्म होगा ऐसा आरक्षण? देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है और इसको हम यहाँ नहीं कह सकते ख़त्म वाली बात तो, लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े ये मैं कह सकता हूँ। क्यों आजकल जो रिजर्वेशन हर वर्ग को मिली है, ऐसा नहीं किसी वर्ग को नहीं मिली, हर वर्ग को रिजर्वेशन मिली हुई है। और जो हमारा एजुकेशन का जो स्तर है वो डेफिनेटली बढ़ा है। पहले ये कह देते थे कि जो रिजर्वेशन वाले बच्चों को कम परसेंटेज आती है, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, उनके भी बराबर के ही मार्क्स। मैं समझ सकता हूँ आरक्षण का मुद्दा इतना सरल नहीं है जितना आप खुलकर बोल पाएंगे। उसमें सरकारें बन जाती हैं और बिगड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा यादव, एक शिक्षिका। मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल करती हूँ। अभी तक काफ़ी समय से मैं सुन रही हूँ, सुना भी है। एक सवाल आया था कि लोग नौकरी तो सरकारी चाहते हैं परंतु बच्चे प्राइवेट में पढ़ें, ऐसा क्यों है? उनको हम और सरकार
यानी कि जनता और प्रशासन दोनों मिलकर दूर कर सकते हैं। अभी एक सर ने बताया भी था कि सरकारी जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें प्रिंसिपल और शिक्षकों की जो कमी है, सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि उनको जल्दी से जल्दी पूरा करे ताकि हम अपनी नई शिक्षा नीति की ओर अग्रसर हो सकें। और ये हम आस करते हैं कि 2025 तक जितनी भी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, देखिए बेरोजगारी हम उसको नकार नहीं सकते। बहुत दिनों से 2011 से 13 से हर क्षेत्र की वैकेंसियां जो बताई हैं अभी तक जिन पे कोई काम नहीं हुआ। एजुकेशन से रिलेटेड है कि किस तरीके से जो नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, जो पोस्ट खाली है, उनकी भर्ती कब होगी? ये बात ठीक है कि हमारे जो स्कूल्स हैं उसके अंदर टीचर्स की कमी है और इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी और जल्दी ही भर्तियां हम शुरू कर रहे हैं टीचर्स की। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले, क्योंकि प्रक्रिया में लंबा समय लगता है भर्ती में, ये तो है नहीं कि एक दिन भर्ती हो जाएगी। लेकिन ये मुद्दा काफी समय से पेंडिंग में है। ये इस सवाल का जवाब ये आता है कि हम जल्दी करेंगे, फिर कोरोना का जिक्र हो जाता है कि उसकी वजह से चलो अब इस वक्त 2-3 भर्तियां, सेना की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती, इसको लेकर युवा सड़क पर है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये सरकार के संज्ञान में भी है ऑलरेडी। ये सरकार के संज्ञान में, सरकार प्रयास भी कर रही है कि भर्ती, सेना की भर्ती भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात से चिंतित हैं और उन्होंने भी 5-7 दिन पहले हमारी बात हुई थी तो वो भी कह रहे थे रक्षा मंत्री जी से हम बात करके इसको, वो जो एज बाउंडेशन वाला चक्कर फंस गया, उसके लिए हरियाणा सरकार कुछ सोच रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस पे 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। हाँ, सरकार, हरियाणा सरकार भी सोच सकती है क्योंकि जो बच्चों का 2 साल खराब हो उसके अंदर आप पहल करेंगे क्योंकि वो तो सेना को भर्ती करानी है, आप अपनी तरफ से कम कोशिश करेंगे। हम अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बाकी तो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, ममता। सर, मैं परवीन चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 3 रेवाड़ी से। मैं डॉक्टर साहब हमारे कैबिनेट मंत्री है, मैं उनसे अनुरोध ही करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हमारी जो नगर परिषद रेवाड़ी है उसमें स्टाफ की बहुत भारी कमी है, जिसमें 4 एमई और 6 जेईओ की ज़रूरत है। अगर वो हमारी पूरी हो जाएंगी तो हमारी चेयरपर्सन और हमारे पार्षदों की समस्या खत्म हो जाएगी। और एक दूसरी समस्या ये है कि जो सफाई कर्मचारी जो हमारे शहर को बिल्कुल स्वच्छ रखते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई और बहन हैं उनकी रिटायरमेंट होती जा रही है। 3-3, 4-4 वार्डों में 48 सफाई कर्मचारी होते थे, आज रिटायर होके कोई एक्सपायर हो गया, वो 17 रह गए हैं और उनकी अथॉरिटी ACR चंडीगढ़ के पास है, ULB मिनिस्टर के। आपसे अनुरोध है कि उनको कौशल योजना से हटाकर डिस्ट्रिक्ट DC को पावर दी जाए कि वो अपने उस पर उनकी भर्ती करें और जिससे रेवाड़ी की साफ सफाई अच्छी हो और शहर चमके। ठीक है। ये बात तो जनरल है कि हर डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, इसमें कोई मना नहीं कर पा रहा कि भाई स्टाफ पूरा नहीं है, सभी डिपार्टमेंटों में स्टाफ की कमी है। और उसके लिए अभी सरकार, अभी तो जो बात कर रहे थे कोविड की वजह से भाई 2 साल तो खराब हो ही गए और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस भी आता ही है। ये सबको पता है कि कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है और ये सब चीज़ें मिला करके ये नौकरियों में जो भर्तियां हैं इसमें डिले हुआ है, लेकिन अब सरकार सोच रही है कि जल्दी ही भर्तियां सभी विभागों में की जाए। ठीक है, एक सवाल और भी आया, मैं 2-3 सवालों पर अभी आऊंगा, लेकिन उसके पहले जब यहाँ सिस्टम सुधारने की बात होती है, पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि उनकी जिप्सियां खुद बुरी हालत में, आप कहते हैं कि उनको हम सुविधा दे रहे हैं और उसकी वजह से कानून व्यवस्था मजबूत होगी। क्या ये सवाल आप लोगों तक पहुंचा है? देखो, कई जगहों से शिकायत है ये शिकायत है, लेकिन सरकार ने जो अभी 112 नंबर पे जो गाड़ियां दी हैं, काफ़ी गाड़ियां दी हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से स्थिति में सुधार आया। ये बात ठीक है कि आप पहले काफ़ी जिप्सी वगैरह खराब पड़ी थी, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पानी को लेकर हमने कई बार चर्चा की डॉक्टर साहब, हल्ला बोल का हमारा जो कार्यक्रम था उसमें आपने बहुत समय पहले भी जुड़ने के साथ कई बार कहा कि नहीं अब समस्या दूर होगी। ठीक, रेवाड़ी की अगर हम बात कर लें तो पानी की समस्या और ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। साउथ हरियाणा का तो है ही है, हरियाणा का तो है ही है, लेकिन रेवाड़ी में खास तौर से ये दिक्कत, और इस पे कितना आप लोग आगे बढ़ पाए? क्या आप लोगों ने ऐसा किया कि हाँ उस दिक्कत में कुछ परसेंटेज कमी आई हो? देखो, पानी की डेफिनेटली हमारे दक्षिणी हरियाणा में पानी की कमी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी सरकार बनी तो आते ही जो 143 करोड़ रुपए नहरों के सुधारीकरण के लिए, कोई पंप वगैरह खराब हो उनको ठीक करने के लिए, इस तरह से 143 करोड़ रुपए दिए
और उसके बाद हमारी जो नहर की मरम्मत हुई और जो पंप वगैरह खराब थे उनका रिपेयर हुआ, और उसके बाद टेल तक पानी पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। इसके आप सब गवाह हैं, और इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। दूसरा, पीने के पानी की दिक्कत। पीने की दिक्कत, हमारा दक्षिणी हरियाणा डार्क जोन है सारा लगभग, और उस डार्क जोन के अंदर जो हमारे ट्यूबवेल्स उनमें पानी सूख जाता था हर साल, और हर साल नया बोर करना पड़ता था। लेकिन जब पिछली बार मेरे पास पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था तो दक्षिणी हरियाणा की जो समस्या थी इसको दूर करने के लिए हमने काफ़ी काम किया है, और नांगल चौधरी से सतनाली से लेकर हमने सारा मेवात फिरोजपुर जिरका तक हमने काफ़ी काम किया है। नारनौल के अंदर भी हमने जो हमारा सतनाली है, अभी रामलाल शर्मा जी चले गए, 125 करोड़ रुपए की लागत से हमने कनाल बेस स्कीम शुरू करी और वो लगभग पूरी हो चुकी है। इसी तरह हमारे मंत्री जी बैठे नारनौल में भी हमने एडिशनल टैंक बनवाए, 20 करोड़ रुपए की लागत से एक एडिशनल टैंक बनाया ताकि नहर काफ़ी दिन अगर नहीं आए तो उसको हम पानी स्टोर कर सकें। इसी तरह हमने नांगल चौधरी में जो हमारा पहले वहाँ 40 लीटर पर कैपिटा पानी मिलता था उसको 40 से 70 करने के लिए 100 करोड़ रुपए हमने दिए, और वो काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसी तरह हमारा अटेली में 5 गांव तो माननीय मंत्री जी के हैं, और 55 गांव मेरे ख्याल से अटेली विधानसभा के, उसमें 114 करोड़ रुपए हमने दिए, और वो काम भी मेरे ख्याल से लगभग पूरा होने वाला है। और हमारे यहाँ जो बावल विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हमने कई प्रोजेक्ट हमारे जो वाटर वर्क्स हैं वो लगाए हैं कनाल बेस स्कीम के, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से। तो बदराना प्रोजेक्ट हमारा चालू पिछली योजना में ही हो गया था। कोई और नया प्रोजेक्ट है बावल के लिए? बावल के लिए हमारा हम प्रोजेक्ट कोई इंडस्ट्री कोई नहीं, पानी के लिए तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, पानी के हमने काफी काम कर चुके हैं। उससे इतर कोई और प्रोजेक्ट? उसके अलावा तो हमने बताया नहीं कि अभी जैसे मिल्क प्लांट लेके आ रहे हैं हम दक्षिणी हरियाणा में, एक अभी ऑयल मिल जो रामपुरा में, उसका शिलान्यास तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर गए, उसका काम शुरू होने वाला है। इसी तरह हमारे और जो एक जो मिनी सेक्रेटरीट हमारा बन गया बावल में वैसे तो, और ESI हॉस्पिटल भी बन रहा है। जो एम्स का एक बड़ा मुद्दा है, जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के प्रति जो मतलब जागरूकता दिखाई है, हमारे दक्षिणी हरियाणा में जैसे नारनौल में मेडिकल कॉलेज मेरे ख्याल से लगभग बन ही गया होगा, और एम्स का भी जो लंबा प्रोसेस चला हुआ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जल्दी ही उसका मतलब रजिस्ट्री हम एम्स के नाम से करवाएंगे, और उसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाएंगे। तो ये काफ़ी लंबी हमारी समस्या थी, ये लगभग दूर हो चुकी है, और एम्स बनने के बाद पूरा दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान सभी को उसका लाभ मिलेगा। घर बैठे आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि काफ़ी रोजगार मेडिकल एम्स आता है तो काफ़ी बड़ा बिल्कुल जरूरत भी है उसकी। एक सवाल और है आखिरी। Good afternoon to respected authorities. My name is Arushi Jain from class 10th A1. My question is that, like, why the civil hospitals are lagging behind in medical facilities, and why the people have to concern to private hospitals and pay more for same diseases and something. सरकारी में व्यवस्था ना है, प्राइवेट में व्यवस्था है। वो बात शिक्षा में भी है और चिकित्सा में भी है। वो क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि ये सरकारी अस्पताल तो बेकार है, ये सरकारी स्कूल बेकार है, ऐसी मानसिकता लोगों की बनी हुई है। लेकिन ये आपको देखना होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो ओवरबर्डन होती हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें कम मरीज होने की वजह से उनका ध्यान नेचुरली ज़्यादा दिया जाता है। बिल्कुल। तो लोगों को ये रहता है कि यहाँ तो कोई पूछ नहीं है, और ये समस्या डॉक्टर्स जितने होने चाहिए वो तो पूरे हिंदुस्तान में भी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर सभी डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, और जो सुविधाएं हैं वो भी प्राइवेट से लगभग बराबर हैं। और अब जिस तरह से हमारा मेडिकल कॉलेज पूरे हरियाणा के अंदर नए नए बन रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड है जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में है वो हमारी हॉस्पिटलों के अंदर भी अब आ ठीक है। जाएगा। डॉक्टर साहब ये जल्दी करना होगा, क्योंकि अब मोहल्ला क्लिनिक भी खोलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल हरियाणा में। तो उनके मोहल्ला क्लिनिक से तो हमारे PSC बहुत बढ़िया है। ठीक है। हाँ परिमल सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे
स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को लगातार ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं। जैसे आर्मी भर्ती के ऊपर कोई भी बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है। पुलिस भर्ती जो लगातार जो है बहुत लंबा समय हो गया, उसके ऊपर भी कोई बात आई नहीं है सर। और एक तीसरा शिक्षक भर्ती 2011 में हुई थी, उसके बाद अब जो है कोई भी जो है जैसे कहीं पर भी जाते कुछ भी करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। अगर आप जो है कोई आशा जो है दे पाए इस मंच देखो के माध्यम अभी से आपको तो अच्छा रहेगा सर। जल्दी आपका इसका जवाब आएगा, चिंता मत करो। ये अभी आपसे पहले ये चर्चा हो चुकी है हमारी। सेना भर्ती को लेकर मैंने सवाल किया था, लेकिन डॉक्टर साहब ये तीनों मुद्दे हाँ, नहीं। लगातार युवाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी पीड़ा है। हाँ डेफिनेटली ये मुद्दे हैं और सीरियस मुद्दे हैं और इन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक लंबी चर्चा करने के लिए।